सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ मिशन आत्मसम्मान का कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज मैं आप लोगों से एक बुक साझा करने जा रही हूँ जो महिला विमर्श पर आधारित है। साथियों, इस बुक को शुरू करने से पहले इस बुक ने मेरे जीवन में जो भूमिका निभाई उसको मैं आप लोगों से साझा करूँगी। साथियों, आज जैसी मैं आप लोगों को दिख रही हूँ, आपको दिख रहा है मेरे बाल छोटे हैं। मैंने आधुनिक जो महिलाएं होती हैं उनके जैसा कोई श्रृंगार गहना नहीं डाला हुआ है। साथियों, यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद हमारे महापुरुषों ने की। जैसे जैसे मैंने महापुरुषों को पढ़ा वैसे वैसे मैंने धीरे धीरे अपने आप में अनेक परिवर्तन किए, लेकिन एक परिवर्तन, एक गहना जो मेरी नाक में पहना जाता है वो मैं नहीं निकाल पा रही थी। मेरे मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे कि अगर मैंने इसे निकाल दिया तो मेरी नाक पर एक काला धब्बा बन जाएगा और नाक का जो छेद है ये बड़ा होने के कारण इसमें मैल भर जाएगा जो काफ़ी भद्दा दिखेगा। इन सभी संकोचों के कारण मैं उसको नहीं निकाल पा रही थी। लेकिन जिस दिन मैंने इस बुक को पढ़ा उस दिन मैंने उस गहने को भी निकाल फेंका और रियल में मेरी जो आज़ादी थी उसको मैंने प्राप्त किया। साथियों, उसी दिन मेरी नाक से मेरा परिचय हुआ। मुझे लगा कि सदियों से मेरी नाक जो एक गहने के बोझ तले थी, अगर कभी जुखाम भी हो जाता तो साफ करते हुए दिक्कतें आती थी। जो बदलाव मैंने अपने अंदर किए, इन बदलावों को लेकर जो सामाजिक ताना बाना है उसमें एक महिला को स्वीकार नहीं किया जाता। पहले हमारी लड़ाई खुद के साथ होती है, लेकिन मेरी लड़ाई जो मेरे खुद के साथ थी उसमें मैं जीत चुकी थी। लेकिन जो सामाजिक ताना बाना है जिसमें मेरे नाते रिश्तेदार भी आते हैं, उन लोगों से मेरे इस बदलाव की जो लड़ाई है, मेरे स्वतंत्र अस्तित्व की जो लड़ाई है वो आज तक जारी है। ग्रामीण परिवेश में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहू के लिए कैसी वेशभूषा निर्धारित की गई है। अगर कोई महिला उसको चुनौती देती है तो उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन सभी दिक्कतों का सामना करने की हिम्मत मुझे कहीं से मिली तो इस बुक से और हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष है उसको जानने से मिली। इस बुक को शुरू करने से पहले इस बुक की बैक साइड में लेखिका के बारे में जो लिखा हुआ है उससे थोड़ा आपको अवगत करवाती हूँ। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं, बांग्लादेश में ढाका की रहने वाली हैं। इन्होंने कट्टर धर्मपंथियों पर विवादास्पद व चर्चित पुस्तक लज्जा में खुलकर आलोचना की, इसलिए ढाका से इन्हें निकाल दिया गया। तस्लीमा का ढाका में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। यहाँ तक कि 1998 में मृत्यु शैया पर पड़ी इनकी मां से भी इनको मिलने नहीं दिया गया। अब पिता मरण हाल में हैं, वे जानते हैं कि बेटी को नहीं देख सकेंगे। ढाका में अब चाहे कोई भी सत्ताधारी वर्ग आए, नसरीन के लिए सदा के लिए वहाँ के दरवाजे बंद हो गए हैं। कट्टरपंथी अपना रवैया नहीं बदलेंगे और नसरीन क्षमा याचना नहीं करेगी, क्योंकि हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। इसलिए संसार की पीड़ित नारी वर्ग के लिए इनकी लेखनी निरंतर गतिशील रहेगी। देश ढाका से निष्कासित होने के बाद भी वे कलकत्ते आती रहती हैं। यहाँ के वातावरण, भूमि की गंध में उन्हें अपनी मातृभूमि की गंध मिलती है। पश्चिमी देशों में प्रवास के बावजूद उन्हें भारत आश्रय दे रहा है। यह जो बुक है तस्लीमा नसरीन जी की लिखी हुई औरत के हक में, यह वाणी प्रकाशन से इसका प्रकाशन किया गया है और 2008 का यह संस्करण है जो मेरे पास उपलब्ध है, जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसमें कुल 78 लेख हैं। इसमें से पहला लेख मैं आपसे साझा कर रही हूँ। साथियों, लेखिका लिखती हैं, उस समय मेरी उम्र 18-19 की होगी। मयमन सिंह शहर के एक सिनेमा हॉल में दोपहर का शो खत्म हुआ। कतारों में रिक्शे खड़े हैं। मैं एक रिक्शे पर चढ़ी। भीड़ के कारण वह रिक्शा एक जगह रुक गया था। कभी थोड़ा चलता फिर रुक जाता। इस दौरान मुझे अपनी दाहिनी बाह में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। मैंने पाया कि 12-13 साल का एक लड़का मेरी बाह में एक जलती हुई सिगरेट दागे हुए है। वह शर्ट और लुंगी पहने था। मैं उसे पहचानती नहीं और न ही पहले कभी उसे देखा ही है। मैं दर्द के मारे कर्रा उठी।
और वह सहज भाव से हंसता हुआ चला गया। मैंने सोचा चिल्लाऊं, किसी को आवाज दूं या फिर दौड़कर उसे पकड़ लूं, लोगों को इकट्ठा कर फरियाद करूं, लेकिन लड़कियों में एक छठी इंद्रिय भी होती है। शायद इसलिए उस दिन उस लड़के को सजा दिलाने की कोई कोशिश मैंने नहीं की थी। उसी उम्र में मेरी समझ में आ गया था कि मैं उस लड़के को पकड़ूंगी या फिर पकड़ने के लिए लोगों से मदद चाहूंगी तो सभी मुझे ही घेर लेंगे, मुझे देखेंगे, मेरे शरीर के उतार चढ़ाव का आनंद लेंगे, बदन की चिकनाहट देखेंगे, मेरी तकलीफ, मेरी चीख पुकार, मेरा गुस्सा और मेरी रुलाई देखेंगे। कोई संवेदना जताएगा, कोई जबरदस्ती सहानुभूति प्रकट करते हुए जानना चाहेगा कि आखिर हुआ क्या। कोई कहेगा लड़के को पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगाना चाहिए। कोई पिता का नाम क्या है, घर कहाँ है आदि पूछेगा। दरअसल सब मिलकर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी असहायता का उपभोग करेंगे। कहाँ जला है यह देखने के बहाने मेरी सुडौल बाह देखेंगे। मेरे चले जाने के बाद मेरे शुभ चिंतकगण सीटी बजाएंगे। यह सब सोचकर मैं अपना दर्द अपने अंदर दबाए रह गई। मेरी दाहिनी बाह में आज भी वह दाग जल रहा है। मेरी उस उज्जड़ अनपढ़ लड़के को क्या दोष दूं? शिक्षित सुसंस्कृत लोग ही कहाँ निर्दोष हैं। मेरी आंखों के सामने एक लड़का मेरी सहेली की जांघ में चुकोटी काटकर भाग गया था। एक बार एक अपरिचित युवक मेरी बहन का दुपट्टा खींचकर भाग गया था। भीड़ के बीच स्तन और नितंब स्पर्श करने के लिए 100 हाथ अंधेरे में अपने अपने पंजे बढ़ाए रहते हैं। मैं जानती हूँ ये सब के सब हाथ अनपढ़ों के नहीं होते, इनमें से अनेक हाथ पढ़े लिखे लोगों के भी होते हैं। इन घटनाओं का मैंने कभी विरोध नहीं किया, बल्कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अब तक किसी ने एसिड बल्ब मारकर मेरा चेहरा नहीं जलाया, मेरी आंखें फोड़कर मुझे अंधा नहीं किया। यह मेरा सौभाग्य है कि वैसी मर्दों के किसी गिरोह ने अब तक मेरा बलात्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, मैं अब तक जीवित हूँ, यह मेरा सौभाग्य ही है। मैं अपने जिस अपराध के लिए इन तमाम अत्याचारों की आशंका कर रही हूँ वह है मेरा लड़की जात होना। मेरी शिक्षा, मेरी रुचि, मेरी मेघा मुझे मानव जात नहीं बना सकी, सिर्फ लड़की जात ही बनाकर रख दिया। इस देश में लड़की जात अपने अंदर तमाम खूबियां रखने के बावजूद मानव जाति में शामिल नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ इस समाज के प्रथम श्रेणी में गिने जाने वाले अनेक नागरिक सिनेमा हॉल के पास सिगरेट से जलाए जाने की घटना को मेरी व्यक्तिगत घटना मान लेंगे। दरअसल व्यक्तिगत घटना कहकर वे अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो भी लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं उनमें मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि सभी लड़कियां रास्ते में होने वाली अश्लील घटनाओं को चुपचाप झेलने के लिए तैयार रहती हैं। वे यह भी जानती हैं कि उनके कपड़ों पर पान थूक कर अपने गंदे दांत चमकाता हंसता कोई अनजान युवक निर्लिप्त भाव से चला जाएगा। इतना ही नहीं, ये लड़कियां एसिड बल्ब, अपहरण, बलात्कार, हत्या जैसी किसी भी दुर्घटना के लिए तैयार रहती हैं। रास्ते में निकलने पर बदन पर 1-2 कंकड़ गिराना तो बहुत मामूली सी बात है। सरे राह फेंकी गई जलती सिगरेट से रिक्शे में जा रही युवती के कपड़ों में आग लग जाती है और वो अर्धनग्न अवस्था में घर लौटती है। यह सिर्फ 2 महीने पहले की बात है। इस घटना से इस शहर में कई लोगों ने काफ़ी चटकारा लिया था। कभी आदमी गुफा में रहता था और लड़की के जन्म लेते ही उसे जिंदा गाड़ देता था। तब से काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन मनुष्य की भावना में कुछ खास तब्दीली नहीं आई है। मयमन सिंह शहर के विभिन्न स्थानों पर, विशेष रूप से लड़कियों के स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल के बगल में लकड़ी के खंभों पर एक तरह से सूचना पट पर लिखा रहता था, गुंडों की हरकतों के खिलाफ पुलिस की सहायता लें। यह बहुत दिनों तक नहीं टिक पाया। शायद ये गुंडे उन खंभों को ही उखाड़ ले गई। जितने दिनों तक सूचना पट था, लड़कियों के लिए स्कूल आते जाते समय लड़के उसी से टेक लगाकर सीटी बजाते थे। सबसे मजे की बात तो यह है कि एक बार पुलिस वालों की हरकतों से बचने के लिए लड़कियों को उन्हीं गुंडों की मदद लेनी पड़ी थी। तो साथियों, ये था इस बुक का लेख नंबर 1। तस्लीमा नसरीन जी ने हमें बताया कि सदियों से और वर्तमान समय में भी लड़कियों के साथ छेड़छाड़
एक मामूली घटना है और लड़कियां भी उसे सामाजिक ताने बाने के कारण चुपचाप सहने को मजबूर हैं। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए हक की आवाज़ मिशन आत्मसम्मान का। जय भीम।